हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड का ख़ास एपिसोड। सवाल यह है कि क्या ईरान ने हकीकत में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, या फिर ये एक ऐसा वाक़या है जिसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। तेहरान का दावा है कि उसने यूएई की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी। ईरान ने इन इल्ज़ामात को पूरी तरह खारिज करते हुए खाड़ी के मुल्कों को एक संजीदा गंभीर चेतावनी दी है कि इस पूरे मामले में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। दूसरी तरफ यूएई का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस ने ईरान की तरफ से आने वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस वाक़े के बाद यूएई ने ईरान के साथ तिजारती और कमर्शियल एक्सचेंज रोकने का ऐलान कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक माली लेन देन भी रोक दिया गया है। यानी एक मिसाइल के वाक़े ने दो पड़ोसी मुल्कों के बीच तनाव को अचानक एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर ईरान ने हमला किया ही नहीं जैसा कि तेहरान कह रहा है, तो फिर मिसाइलें किसने दागी? और अगर यूएई का दावा सही है, तो ईरान आखिर इतनी साफ और सख्त तरीके से इनकार क्यों कर रहा है? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो मिसाइलों की बात नहीं है। ये मामला खाड़ी की सियासत, ईरान यूएई रिश्तों, अमेरिका और इसराइल की मौजूदगी और उस बड़े सवाल से जुड़ा हुआ है, क्या किसी तीसरे फरीक की कार्रवाई खाड़ी के मुल्कों और ईरान को सीधे आमने सामने लाने की कोशिश कर सकती है? ऐसा अब से पहले कई फॉल्स फ्लैग हुए हैं, जिसमें ईरान ने साफ साफ कहा है कि इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान और पड़ोस के अरब मुल्कों के बीच में सीधे टकराव हो जाए और ये अरब मुल्क इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर के खुल कर के ईरान के खिलाफ जंग में उतर आएं। और इसमें इसराइल की मोसाद का खास हाथ रहा है। मुझे याद है 28 फरवरी 2026 को जब जंग शुरू हुई थी, उसके फौरन बाद अमरीकी एम्बेसी रियाद में, अमरीकी एम्बेसी कुवैत में, ओमान पर हमला और कई और अरामको पर हमला जो सऊदी अरब की तेल की कंपनी है, उन तमाम हमलों को ईरान ने फॉल्स फ्लैग कहा था। ईरान का कहना है कि हम जहां भी हमले करते हैं उसका खुलकर ऐलान करते हैं, उसको कहीं हम छुपाते नहीं हैं। अब आगे समझते हैं कि यूएई का दावा इस वक्त क्या है। 18 अगस्त को यूएई के डिफेंस सिस्टम की तरफ से ये दावा सामने आया कि मुल्क की एयर डिफेंस ने दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया, जिन्हें ईरान की तरफ से यूएई की सिमत में लॉन्च किया गया था। ये इल्ज़ाम बेहद गंभीर, संजीदा था, क्योंकि खाड़ी के इलाके में पहले से ही तनाव मौजूद है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव, इलाके में फौजी ठिकानों की मौजूदगी और पिछले महीनों के वाकयात ने माहौल को पहले ही बेहद नाजुक बना दिया है। ऐसे में अगर ईरान सीधे यूएई पर हमला करता, तो इसका मतलब सिर्फ एक और फौजी कार्रवाई नहीं होता, इसका मतलब होता कि जंग का दायरा और फैल रहा है। लेकिन यूएई के इस इल्ज़ाम के फौरन बाद तेहरान ने पलटवार किया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बगाई ने साफ कहा कि ईरान ने यूएई की तरफ कोई प्रोजेक्टाइल या मिसाइल लॉन्च नहीं किया। ईरान का कहना है कि इस तरह के इल्ज़ाम न सिर्फ बेबुनियाद हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्कों के बीच भरोसे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहीं से इस कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया है। अब समझते हैं ईरान ने क्यों कहा, सावधान रहिए, होशियार रहिए, ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है। तेहरान ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि इल्ज़ाम गलत है, ईरान ने इलाकाई मुल्कों को ये भी याद दिलाया कि वेस्ट एशिया की सियासत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इतिहास रहा है, तारीख रही है। बगाई ने इलाकाई मुल्कों से कहा कि बिना ठोस बुनियाद के इल्ज़ाम लगाने से बचें और ऐसे वाक़यात के पीछे मौजूद कॉम्प्लेक्स, जटिल हालात को समझें। मैं अभी बता दूं कि पिछले दिनों जब ये कहा गया था कि इराक की तरफ से सऊदी अरब पर हमला हुआ और सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक पर वापस हमला किया, जब अरबईन का मौका था, अरबईन इमाम हुसैन का, लोग मशकी में थे नजफ़ और करबला के बीच, वहाँ पर भी हमला किया गया।
समझ में ये आता है कि फॉल्स फ्लैग जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे मोसाद हो, सीआईए हो, उसका असर नजर आने लगा है। इलाकाई मुल्कों में भरोसे की कमी आ रही है। इसीलिए इल्ज़ाम और जवाबी जो इल्ज़ाम लग रहे हैं। ईरान का तर्क ये है कि इस वक्त इलाके में अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियां पहले ही सिक्योरिटी की हालात को जटिल बना रही हैं। यानी ईरान सीधे तौर पर यह सवाल उठा रहा है, क्या कोई ऐसी ताकत है जो ईरान और उसके पड़ोसी अरब मुल्कों के बीच दरार को और गहरा करना चाहती है। प्रेस टीवी की एक दूसरी रिपोर्ट में उसके रिपोर्टर की जांच का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान के जरिए यूएई पर मिसाइल हमला करने की रिपोर्टों को कंफर्म करने वाला काफ़ी आधार नहीं मिला है। यानी बुनियाद जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। रिपोर्ट में यह भी तर्क दिया गया है कि ईरान ने पिछले जंग के दौरान जब भी इलाके में अमरीकी फौजी ठिकानों या अमरीकी इंटरेस्ट को निशाना बनाया, तो उसने आम तौर पर अपनी कार्रवाई की जिम्मेदारी खुलकर कबूल की और उसके बारे में बयान जारी किए। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी होगी। ये प्रेस टीवी की रिपोर्ट और ईरान का नैरेटिव है जो ईरान बता रहा है। दूसरी तरफ यूएई ने मिसाइलों का पता लगाने का सरकारी दावा किया है। इसलिए अभी सबसे अहम ज़रूरत है आज़ादी के साथ स्वतंत्र और भरोसे की जांच की, क्योंकि इल्ज़ाम और इनकार के बीच सच्चाई का पता सिर्फ बयानबाजी से नहीं लगाया जा सकता। ये समझना ज़रूरी है कि अब से पहले भी बहुत से फॉल्स फ्लैग हो चुके हैं और फॉल्स फ्लैग के नतीजे में कोशिश ये रही है कि किसी तरह से इलाके के अरब मुल्क अमेरिका और इसराइल के साथ मिल जाएं ईरान के खिलाफ जंग में, और अब भी ऐसी ही कोशिशें हैं। लेकिन अगर ईरान का कहना सही है तो किसे फ़ायदा हो सकता है? यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, इस वक्त ईरान और खाड़ी के कई मुल्कों के रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं। ऐसे में अगर कोई वाक़या ऐसा हो जाए जिसका इल्ज़ाम ईरान पर चला जाए, तो उसका सबसे बड़ा सियासी नतीजा क्या होगा? खाड़ी के मुल्कों में ईरान के खिलाफ गुस्सा बढ़ सकता है। ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच जो भी बातचीत या भरोसा बचा है वो कमज़ोर हो सकता है। और सबसे अहम बात, इलाकाई टकराव में नए मुल्क खिंच सकते हैं। यही वजह है कि ईरान लगातार ये आर्गुमेंट तर्क दे रहा है कि इलाकाई मुल्कों को फ़ौरन किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय इस इम्कान पर भी गौर करना चाहिए कि कहीं कोई तीसरा फरीक इस तनाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उसका साफ इशारा इसराइल की तरफ है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ही चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान के खिलाफ इलाके के तमाम अरब और मुस्लिम मुल्क इसराइल और अमेरिका का साथ दें और ये जंग और फैलती चली जाए और ये तमाम मुल्क इस जंग में शामिल हो जाएं। लेकिन यहाँ हमें दूसरी तरफ का सवाल भी उतना ही ईमानदारी से उठाना चाहिए। अगर ईरान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर यूएई की एयर डिफेंस ने आखिर किस चीज़ को ट्रैक किया? मैं यहाँ रुक करके बता दूं कि यूएई में इसराइल का अमल दखल बहुत है। वहाँ पर एरिक प्रिंस नाम का एक शख्स है जिसको वहाँ एक तरह से तकरीबन वॉइस रॉय बना करके बिठाया हुआ है। सईद नकवी साहब उसका हमारे चैनल पर कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो ये जो इत्तला दी गई बैलिस्टिक मिसाइल की, ये बहुत मुमकिन है कि जहाँ से वो इंफॉर्मेशन आ रही है वहाँ खुद अमरीकी और इजरायली एलिमेंट्स मौजूद हों। ये भी जांच का सवाल है। क्या वो हकीकत में बैलिस्टिक मिसाइलें थीं? ये भी जानना ज़रूरी होगा। अगर थी तो उनका लॉन्च पॉइंट कहाँ से था, यानी कहाँ से उनको लॉन्च किया गया था? उन मिसाइलों का मलबा कहाँ गिरा और क्या उसकी कोई आज़ाद स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच होगी और क्या उसके नतीजे खुलकर बताए जाएंगे? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब में इस पूरी कहानी की सिमत तय हो सकती है। इस वाक़ये के बाद यूएई का एक बड़ा फैसला सामने आया है, लेकिन मिसाइल विवाद यहीं नहीं रुका। इसके बाद यूएई ने ईरान के साथ तिजारती और कमर्शियल एक्सचेंज रोकने का ऐलान कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक यूएई ने कहा कि तिजारती सरगर्मियां और माली वित्तीय लेन देन अगली इत्तला तक रोके जा रहे हैं। ये फैसला बहुत अहम है क्योंकि यूएई और ईरान के बीच सिर्फ सियासी रिश्ते ही नहीं हैं, दोनों के बीच लंबी मुद्दत से तिजारती और आर्थिक ताल्लुकात भी रहे हैं। इसलिए अगर
ये रोक लंबी मुद्दत तक जारी रहती है तो इसका असर सिर्फ सरकारों पर नहीं पड़ेगा, ताजिरों, व्यापारियों, कंपनियों, वित्तीय लेन-देन और दोनों मुल्कों से जुड़े कारोबारी नेटवर्क पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। यानी दो मिसाइलों का विवाद अब सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं रहा, अब ये सीधे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तक पहुंच गया है और यही शायद इस पूरे वाक़ये का सबसे बड़ा खतरा है। एक ऐसा वाक़या जिसकी जिम्मेदारी पर टकराव है, विवाद है, उसके बाद दो मुल्कों के आर्थिक रिश्ते मुतासिर होने लगे हैं। तो सवाल है, क्या जांच पूरी होने से पहले उठाए गए सियासी और आर्थिक कदम हालात को और ख़राब कर सकते हैं? यूएई में रहने वाले ईरानियों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तनाव बढ़ने के साथ साथ एक और मुद्दा सामने आया है। यूएई में रहने वाले ईरानी नागरिकों और उनके रेजिडेंसी स्टेटस को लेकर अफवाहें तेज हो गई हैं। यूएई के अफसरान की तरफ से ऐसी अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की गई है कि ईरानियों के लिए खास वित्तीय सुविधाओं, यानी जो कमर्शियल फैसिलिटीज हैं, या रेजिडेंसी रद्द किए जाने के बारे में जो दावे फैल रहे हैं वे सही हैं। यानी यूएई का कहना है कि ये अफवाहें हैं, इन पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले भी यूएई ने ईरानी कम्युनिटी के बारे में कहा था कि मुल्क में रहने वाला ईरानी समाज एक अहम और एहतराम वाला हिस्सा है, यानी उनका हम काफ़ी एहतराम करते हैं, और उनके रेजिडेंसी स्टेटस को लेकर फैलाई गई कई खबरें गलत थीं। इसका मतलब यह है कि सियासी और फौजी तनाव के बावजूद आम लोगों और प्रवासी कम्युनिटीज़ को लेकर अलग से हालत साफ करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि जंग और तनाव की सबसे बड़ी कीमत अक्सर वे लोग चुकाते हैं जिनका किसी मिसाइल, किसी फैसले या किसी सियासी स्ट्रेटजी से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता। अब समझना यह है कि क्या ये वाक़या खाड़ी की सियासत को बदल सकता है? अब आइए सबसे बड़े सवाल पर। अगर यूएई और ईरान के बीच ये विवाद गहराता है तो इसका असर सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा। खाड़ी पहले से ही एक बेहद सेंसिटिव, संवेदनशील दौर से गुजर रही है, जहां समंदरी रास्ते, एनर्जी सप्लाई यानी ईंधन की सप्लाई, अमरीकी फौजी मौजूदगी और ईरान के साथ तनाव सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे माहौल में किसी भी मिसाइल, ड्रोन या सस्पिशियस रहस्यमयी हमले का गलत इल्ज़ाम पूरे इलाके को नई सिमत में धकेल सकता है। ईरान का दावा है कि उसे फंसाने की कोशिश हो रही है। यूएई का दावा है कि उसने ईरान से आने वाली मिसाइलों को डिटेक्ट किया है, रोका है। दोनों फरीकों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और यही वजह है कि यहाँ सबसे खतरनाक चीज़ सिर्फ मिसाइल नहीं है। सबसे खतरनाक चीज़ है गलत जानकारी, जल्दबाजी में लिया गया फैसला और बिना पूरी जांच के बनाया गया नैरेटिव। क्योंकि एक बार अगर इलाकाई मुल्क इस नतीजे पर पहुंच गए कि ईरान ने उन पर हमला किया है तो उसके बाद वाक़यात को वापस मोड़ना आसान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या सच कभी सामने आएगा? अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल, क्या यूएई इस वाक़ये से जुड़े तकनीकी सबूत खुले तौर पर पेश करेगा? क्या मिसाइल के मलबे की कोई तस्वीर, फॉरेंसिक रिपोर्ट या लॉन्च ट्रेजेक्ट्री सामने आएगी? क्या कोई इंटरनेशनल या आज़ाद जांच होगी? और अगर जांच से ये साबित हो जाता है कि मिसाइलें ईरान से लॉन्च नहीं हुई थी, तो फिर सवाल उठेगा कि इस वाक़ये के पीछे कौन था और उसका मकसद क्या था। लेकिन अगर जांच से ईरान की जिम्मेदारी साबित होती है तो तेहरान के लिए भी अपने इनकार की सफाई देना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए फिलहाल दोनों इम्कानात को खुला रखना ज़रूरी है। हालांकि अब से पहले कभी भी ईरान ने कोई झूठ बोला हो, इस पूरी जंग के दौरान कोई झूठ साबित हुआ हो, ऐसे सबूत हमारे सामने नहीं है। न तो सिर्फ इल्ज़ाम को बिना सवाल कबूल किया जा सकता है और ना ही सिर्फ ईरान के इनकार को आखिरी सच मान लिया जा सकता है। ये मीडिया का असूल है। सच्चाई को तय करने के लिए सबूत चाहिए। अब इसका नतीजा क्या है ये समझ लीजिए। इस वक्त हमारे सामने एक बेहद गंभीर तस्वीर है। यूएई कहता है कि उसकी तरफ दो बैलिस्टिक मिसाइलें आईं और उनका सोर्स ईरान था। ईरान इसे पूरी तरह खारिज करता है। तेहरान कहता है कि इलाकाई मुल्कों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के इम्कान से सावधान
होशियार रहना चाहिए। इसके बाद यूएई ने ईरान के साथ तिजारती और वित्तीय रिश्तों पर रोक लगाने का बड़ा कदम उठा दिया। यानी मामला अब सिर्फ एक फौजी वाक़े का नहीं रहा, ये सियासी, आर्थिक और स्ट्रेटेजिक क्राइसिस बन सकता है। और शायद इस पूरे मामले से सबसे बड़ा सबक यही निकलता है, वेस्ट एशिया में अब सिर्फ मिसाइलें ही जंग नहीं लड़ती, नैरेटिव भी जंग लड़ते हैं, इल्ज़ाम भी जंग लड़ते हैं, और कभी कभी किसी एक रहस्यमयी सस्पिशियस वाक़े का सच सामने आने से पहले ही उसके सियासी नतीजे शुरू हो जाते हैं। इसलिए यूएई मिसाइल वाक़े में सबसे ज़रूरी चीज़ है सच्चाई तक पहुंचना, क्योंकि अगर ये हकीकत में ईरान का हमला था तो उसके नतीजे गंभीर होंगे, लेकिन अगर ये किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा साबित होता है तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि मिसाइल किसने दागी, सवाल ये होगा क्या किसी ने पूरे खाड़ी के इलाके को एक नई और बड़ी जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की। अब से पहले कई बार ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं और किसी हद तक सबूत भी आ चुके हैं कि इजराइल के मोसाद और सीआईए ऐसी कार्रवाइयाँ करती रही हैं जिसमें कोशिश ये की गई है कि ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जाए और इलाके के तमाम मुल्क इजराइल और अमेरिका का साथ दें ईरान के खिलाफ जंग में, लेकिन अभी तक उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। और आने वाले दिनों में शायद इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी की असली दिशा, असली सिमत तय करेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।